हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। ये फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक के सीरीज में ये मेरा तीसरा वीडियो है जो कि फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया मतलब इस पे फोकस है। आई होप कि इससे पहले आप लोगों ने मेरा दोनों वीडियो देखा होगा फ्लोटिंग सोलर पे। और मैं आपको यहाँ फिर से बता दूँ कि ये बेसिकली जो भी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे 5 वीडियो बनाने हैं, 5 सीरीज, वो बेसिकली टेरी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की एक रिपोर्ट थी 2019 में, फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक थर्ड पिलर टू सोलर पीवी सेक्टर। बेसिकली ये उससे लिया गया है। लेकिन ये जो वीडियो है मेरा फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया, बेसिकली इसमें मेरा भी रिसर्च है। मैंने रिसर्च करके भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा बेसिकली क्या है कि क्या मतलब फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया में क्या मतलब अभी तक कितना लग गया है, कितने टेंडरिंग वाली पोजीशन में हैं और क्या आ सकता है। ये तो ये मेरा अपना खुद का रिसर्च भी है जिस पे ये बेसिस है। अब ये आपने देखा ही होगा कि इस पूरे फ्लोटिंग सोलर को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये मेरा थर्ड पार्ट है फ्लोटिंग सोलर इन इंडिया। 2 पार्ट और आएंगे, प्रोजेक्ट डिजाइन ऑफ द फ्लोटिंग सोलर और प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, जिसको हम कंपेयर करेंगे ग्राउंड बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट से क्या है। ये वाई फ्लोटिंग सोलर पीवी नीडेड इन इंडिया, क्यों क्यों ज़रूरत है, मतलब फ्लोटिंग सोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इसको प्रमोट कर रही है, ये क्या ज़रूरत है इंडिया, अगर इंडिया या कंट्री के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो फ्लोटिंग सोलर क्यों ज़रूरत है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि अगर हम टारगेट की बात करते हैं हमारा, तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टारगेट है 175 गीगावाट का 2022 तक का जो टारगेट है, उस 175 गीगावाट टारगेट में 100 गीगावाट हमारा सोलर है। ये काफ़ी ह्यूज टारगेट है ये भी अगर देखा जाए तो। और 450 गीगावाट का जो टारगेट रखा गया है 2030 तक का, तो जिसमें अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का एक एनर्जी मिक्स का एक रिपोर्ट आया है, जिसमें ये एस्टिमेट किया गया है कि 450 गीगावाट में 280 गीगावाट सोलर हो सकता है। ये अभी एस्टिमेट है ये। तो अगर हम इन सब चीज़ों को कंसीडर करें, अगर आज अभी हमारा जो कैपेसिटी जो इंस्टॉल्ड है, अभी मैं जून में बात कर रहा हूँ, तो अभी हमारी जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, ये जो कैपेसिटी है हमारी अभी 40 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड है। तो मतलब 60 गीगावाट अभी और होने हैं 100 गीगावाट को अचीव करने के लिए। और 2030 का अगर हम बात करते हैं 280 गीगावाट का, तो आज की अगर मान लीजिए कि 2022 तक का हमारा टोटल टारगेट 100 गीगावाट अचीव हो, जो कि इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता है। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानेंगे। मैं इस पर सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ कि अभी क्या पोजीशन है टोटल सोलर की और ये हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो अलग मैटर है। तो अगर हम लोग 2022 तक हम लोग मान लेते हैं कि 100 गीगावाट अचीव कर जाता है, तो 2030 तक का अगर हमारा टारगेट 280 गीगावाट है, तो बैलेंस कैपेसिटी 180 गीगावाट बचती है 2022 से 2030 8 सालों में, जो कि करीब करीब 25 गीगावाट पर ईयर होता है। तो ये भी एक ह्यूज कैपेसिटी है, मतलब एक साल में 25,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स लगाना। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडिया है, मतलब काफ़ी लैंड सेंसिटिव कंट्री है और एक सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए लैंड की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो करीब करीब 5 एकर्स पर मेगावाट लगता था, लेकिन अब सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी अब काफ़ी बढ़ गई है और आउटपुट बढ़ गया है। तो अब जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए 3 to 5 एकर्स पर मेगावाट लगता है ये। तो ये भी एक काफ़ी लैंड, ये भी ज़्यादा ही है अगर लैंड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये भी काफ़ी लैंड है एक प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए। तो एक एज ए इंडिया में जो है लैंड वाला एक सब्जेक्ट तो है ही, लैंड इशूज़ तो है ही। और जो अभी अगर आप डेवलपर से अगर देखा जाए जो मेजर जो कंस्टेंट है, तो प्रोजेक्ट्स लगाने में सबसे बड़ी जो हर्डल्स आती है वो लैंड का ही आता है। काफ़ी मतलब एक्विजिशन करने में काफ़ी इशू आता है, डिले एक्विजिशन करने में, और प्रोजेक्ट जो डिले होता है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर्स लैंड इशू वाला ही होता है। तो ये तो एक्चुअली टारगेट और लैंड वाले पर्सपेक्टिव से है। तो मतलब सोलर फ्लोटिंग सोलर अगर आता है तो एक हम टारगेट जो सोलर पीवी टारगेट के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी को देखना पड़ेगा। तो एक अचीव करने में, टारगेट को अचीव करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर फ्लोटिंग सोलर अगर आता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्री में हमारे यहाँ इस कंट्री में बहुत ज़्यादा रिजर्वायर्स हैं, मैन मेड रिजर्वायर्स हैं काफ़ी। तो ये भी एक पोटेंशियल है इंडिया का, मतलब अगर फिजिबिलिटी है, प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और कोई अदर इम्पैक्ट्स नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा जिसके बारे में मैंने क्या एडवांटेजेस हैं और चैलेंजेस बताए हैं मैंने। तो अगर सब फिजिबिलिटी है, चीज प्रोजेक्ट आ सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा एडवांटेज है प्रोजेक्ट्स आने में और टारगेट को अचीव करने में।
जो नेक्स्ट लिखा है अट्रैक्टिव, तो ये तो खैर सोलर पीवी तो वैसे भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, काफ़ी कॉस्ट बढ़ गई और टैरिफ 1.99 पर यूनिट तक आ गया है। रुपीज़ 1.9 मतलब 2 रुपये के आसपास टैरिफ बिडिंग्स में आ गई है। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिवनेस तो बढ़ी गए हैं। जो आज की डेट में जो कोल बेस्ड, जो नए कोल बेस्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, और अगर आरई की बात करते हैं तो ये उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी, उनका जो टैरिफ जो निकल के आ रहा है कोल बेस्ड का काफ़ी ज़्यादा है। और जो सोलर और विंड की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी टैरिफ कम आ गया है। तो वैसे भी काफ़ी अट्रैक्टिवनेस तो बढ़ी गई है आरई को लेकर के। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है। अब ये जस्ट एक ये इससे पहले वाले फोटो, इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये जस्ट एक बताने के लिए कि फ्लोटिंग सोलर क्या होता है। तो फ्लोटिंग सोलर वाटर बॉडीज में सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स होता है, जो कि फ्लोटर्स पे होता है। ये फ्लोटर्स या फ्लोट्स और पंटून्स पे होता है, जिसको सपोर्ट करने के लिए एंकरिंग और मूरिंग लाइंस को यूज करते हैं। और जस्ट एक नॉर्मल वैसे ही कि सोलर पीवी पैनल हैं, पीवी मॉड्यूल्स है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके डीसी, एक्चुअली डीसी में जनरेट होता है, जिसको कंबाइनर बॉक्स में कनेक्ट करके फिर वहाँ से इन्वर्टर्स में डीसी से एसी कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफार्मर के थ्रू ग्रिड में फिट किया जाता है। ये बेसिकली सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के बेनिफिट और चैलेंजेज हैं। जस्ट एक समराइज किया हुआ यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है। तो हम सभी जानते हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स के लिए। एनर्जी आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लैंड न्यूट्रल है ये, लैंड की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वाटर इवेपोरेशन को रोकता है ये, और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हो जाती है, इसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी है। प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर पावर प्लांट से अगर हम लोग इसको में लगाते हैं, अगर उसके रिजर्वायर पर लग जाता है, फिजिबिलिटी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर में है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, पीकिंग के लिए और जब भी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो टर्बाइंस होती है काफ़ी फास्ट, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एलगी ग्रोथ को रोकता है, रेवेन्यू का सोर्स है, सॉइलिंग लॉस है, पैनल्स पर जो होते हैं डस्ट काफ़ी कम होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट मतलब वाटर वाला इन्वायरमेंट है वहाँ पे, तो डस्ट की कमी होती है। ईज ऑफ क्लीनिंग है, ईजी इंस्टॉलेशन और डिप्लॉयमेंट है। लेकिन कुछ चैलेंजेज भी हैं यहाँ पर। एक तो ये कॉस्ट ज़्यादा होती है, दूसरा प्रॉपर रिजर्वायर का डेटा नहीं है, तो हम फिजिबिलिटी भी नहीं बता सकते एक्चुअली कि क्या आ सकता है नहीं आ सकता है। कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डिजाइनिंग हो जाता है, इसका इंजीनियरिंग हो जाता है, O&M चैलेंजेज हैं इसमें। प्लस कोई भी अभी तक, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है तो इसका बहुत लॉन्ग टर्म असेसमेंट प्रॉपर हुआ नहीं है। क्योंकि हम सोलर पीवी की बात करते हैं तो 25 साल की लाइफ को बोलते हैं। तो जो फ्लोटर्स हैं जो पानी में रखे हुए हैं, उनका अगर वाटर बॉडीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या वाटर बॉडीज़ का सोलर पीवी सिस्टम या उनके जो इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर कोई भी एक प्रॉपर स्टडी नहीं है। सेम अभी वैसे ही है कि इसका टेक्निकल जो है स्टैंडर्ड अभी प्रॉपर नहीं है, स्पेसिफिकेशन प्रॉपर नहीं है, और लिमिटेड सप्लायर्स हैं। तो खैर अभी टेक्नोलॉजी भी नई नहीं है, तो इसमें सप्लायर्स भी कम ही हैं। अगर इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़ेगी इसकी, तो ऑब्वियसली इसमें सप्लायर्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स और चैलेंजेज हैं। जस्ट आपको एक रिव्यू के लिए यहाँ पर रखा था मैंने स्लाइड में। अब हम बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में। तो इसमें ये जो देख रहे हैं पोटेंशियल क्या है, तो इंडिया में फ्लोटिंग सोलर का एक पोटेंशियल एक मेजर किया हुआ है, टेरी ने बताया हुआ है कि क्या है। तो एज ए कंट्री हमारे पास बहुत ज़्यादा मैन मेड रिजर्वायर हैं, जो कि बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वाटर सप्लाई, नेविगेशन, और करीब करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर वाटर सरफेस एरिया अवेलेबल है, जो टेरी के रिपोर्ट के हिसाब से जो बताई गई है। जो फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट्स अगर आ सकते हैं तो उसके लिए करीब करीब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर वाटर सरफेस एरिया है। और जो उसने इस्टीमेट किया है टेरी ने, तो 280 गीगावाट का आसपास इस्टीमेट किया है कि 2,80,000 मेगावाट, 280 गीगावाट की पॉसिबिलिटी है फ्लोटिंग सोलर आ सकता है। और जो पोटेंशियल जो यूज किया है, तो बहुत सारे फैक्टर्स को उसने कंसीडर किया है। एक तो ये है कि हम वाटर सरफेस एरिया कवरेज का कितना ले सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 सिनेरियो दिया है, पूरा डिटेल में मैंने तो नहीं यहाँ पर बताया है, बट फिर भी उस रिपोर्ट में अगर जाएंगे तो काफ़ी डिटेल में बताया कि 2 सिनेरियो लिया हुआ है। एक तो 2 सिनेरियो है। जैसे फर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि जो परसेंटेज जो कवरेज है, जो वाटर बॉडीज का कवरेज है, वो 5% तक लिया हुआ है। और जो सेकंड सिनेरियो है उसमें 10% से, मतलब जो फिजिबिलिटी के हिसाब से 30% तक लिया हुआ, कवरेज एरिया लिया हुआ है। उस हिसाब से इसमें पोटेंशियल को बताया हुआ है। तो 2 सिनेरियो में क्या पोटेंशियल हो सकता है
लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम लोग अगर बात करते हैं सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स कितना आ सकता है या क्या पोटेंशियल है, तो जैसे बताया कि हम वाटर सरफेस एरिया कवरेज करते हैं तो कितना होगा, वाटर लेवल का वेरिएशन को भी चेक देखा जाता है उसमें, वाटर बॉडीज़ का पर्पज क्या है ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। प्लस जहाँ पर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं, फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, वहाँ पर सोलर रेडिएशन क्या हो सकता है, रिजर्वायर की डेप्थ क्या हो सकती है, वाटर लेवल में कितना वेरिएशन आ सकता है, रिजर्वायर्स की एज कितनी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं है उसके आसपास में, जैसे कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो उसमें ये दिया है कि बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए जो एरिया है, जो सरफेस एरिया, वाटर सरफेस एरिया 5% से 30% तक वहाँ पर सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट एक ब्रीफिंग के लिए कि अगर जो वाटर बॉडीज़ की बात की गई है, तो बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं इसमें, जो रिपोर्ट में करीब 14 के आसपास बताया हुआ है। जैसे हम कुछ वाटर बॉडीज़ होते हैं जो फ्लड कंट्रोल और इरीगेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है जो रिजर्वायर हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इरिगेशन, रिक्रिएशन, इन सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं मतलब फैक्टर्स, कुछ नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ पीसी कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसे भी रिजर्वायर हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इरिगेशन, पीसी कल्चर, वाटर सप्लाई, इन सब बहुत पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ केवल इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं, सबका कॉम्बिनेशन है। हो सकता है कुछ रिजर्वायर आपके इंडिविजुअल के लिए भी किया जाता है, कुछ ऐसा बहुत सारे कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और कितना वाटर एरिया कवरेज किया सकता है उन सबको कंसीडर करते हुए जो टेरी ने जो पोटेंशियल जो बताई है वो 280 गीगावाट के आसपास बताई है। तो ये तो पोटेंशियल की बात हो, अगर 280 गीगावाट भी अगर हम पोटेंशियल को सही से एक्सप्लॉयट कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहेगा अपनी कंट्री के लिए। अब हम बात करते हैं सोलर पीवी, जो फ्लोटिंग सोलर पीवी है, तो उसमें इंडिया का क्या जर्नी रहा, मतलब ये मैंने अपने रिसर्च के थ्रू बनाया हुआ है कि इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आया था फ्लोटिंग सोलर का इंडिया में, वो 2015 में ही आया था, जो कि कोलकाता में राजरहाट करके जगह है, वहाँ पर 110 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगा था। और ये जो प्रोजेक्ट्स लगा था बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के R&D सपोर्ट्स में लगाया गया था। ये 10 किलोवाट का प्रोजेक्ट 2015 में लग गया था ये। तो ठीक है, करीब करीब 5 साल, 5.5-6 साल हो गए लगे हुए फ्लोटिंग सोलर को। उसके बाद मार्च 2017 में NTPC ने 100 किलोवाट का जो है ना, उस समय का कंट्रीज़ का लार्जेस्ट कायाकुलम में लगाया था फ्लोटिंग सोलर। और बेसिकली NTPC का वहाँ पर कायाकुलम में गैस बेस्ड कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है। तो उस कैंपस में ही जो वहाँ पर उनका जो वाटर बॉडी है, रिजर्वायर है, उसमें 100 किलोवाट का प्लांट लगाया था। उसके बाद दिसंबर 2017 में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बांसुरा सागर रिजर्वायर है, वहाँ पर 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट उसने लगाया हुआ है केरला, जो कि उस समय तक का 500 किलोवाट का सबसे लार्जेस्ट, जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट था। फिर अगस्त 2018 में विशाखापट्टनम में लगा आपका 2 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स। फिर अप्रैल 2019 में फिर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट NTPC ने कवास में लगाया आपको। वहाँ पर भी कवास में भी NTPC का थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका अपना रिजर्वायर है, तो उसमें 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स लगाया। फिर जनवरी 2021 में 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट्स ना वेस्ट बंगाल में लगा। वेस्ट बंगाल में एक सागर दीघी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स लगा। फिर मई 2021 में अगर आते हैं तो 14.7 मेगावाट पीक ये कैप्टिव फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लगा तमिलनाडु में। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो ये न्यूज़ को कवरेज थे। लेकिन ये जो 14.7 मेगावाट जो अभी क्लेम किया था, ये अब तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है जो अभी ऐसा क्लेम किया जाता है। हालांकि और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसमें अभी आ रहे हैं, और हो सकता है कि इधर 4-5 महीनों के अंदर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ जाएँ। लेकिन ये 14.7 मेगावाट अब तक का सबसे लार्जेस्ट इंडिया का अब तक का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट है ये। फिर जून 2021 में अभी एक आई थी न्यूज कि 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सेम वही जो संथल दी थर्मल पावर स्टेशन है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट अभी जस्ट कमीशन हुआ फ्लोटिंग सोलर। तो ये बेसिकली इंडिया की जर्नी है, और ये मैंने काफ़ी न्यूज
और इधर से रिसर्च करके ये बनाई है। अगर देखा जाए तो बहुत मतलब इंडिया जो है फ्लोटिंग सोलर अभी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। जो मेजर प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं 14.7 मेगावाट का कैप्टिव में लगा है वो, और 5 मेगावाट और 5 मेगावाट और 2 मेगावाट, और सब तो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, तो 12 मेगावाट के आसपास ये टोटल प्रोजेक्ट्स हो गए। तो टोटल 13 प्लस 14 मतलब 30 मेगावाट के आसपास टोटल प्रोजेक्ट्स लगे हैं इंडिया में फ्लोटिंग सोलर के। अब हम बात करते हैं ऑन गोइंग का मतलब ये है कि अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है फ्लोटिंग सोलर में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो एनटीपीसी काफ़ी एग्रेसिवली अभी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है उसमें, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में अभी हम देख लेते हैं क्या है। तो 100 मेगावाट का रामागुंडम तेलंगाना में एक है, उनका थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स है रामागुंडम में, और उनका काफ़ी बड़ा रिजर्वायर है। तो वहाँ पर 100 मेगावाट एसी, मैं आपको यहाँ पर एक फिर अपडेट कर दूँ, यहाँ पर मैं एसी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर पीक या डीसी की बात करें तो और भी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी हो सकती है। एग्जैक्ट मेरे को इसमें पता नहीं है। जैसे 100 मेगावाट एसी हो तो हो सकता है कि आपका 120, 130, 140 मेगावाट पीक या 140 मेगावाट डीसी के थर्मल सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो एनटीपीसी अभी जो है रामागुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट इसका अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, और ये न्यूज़ में भी आई थी कि हो सकता है कि 2 से 3 महीने में ये कमीशन भी हो जाए। ये कमीशन होते ही अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। इसके बाद 25 मेगावाट का सिमाद्री आंध्र प्रदेश में ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। कायाकुलम, जिसमें जैसे आपको मैंने अपडेट किया था कि वहाँ पर 100 किलोवाट का सोलर पीवी प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, और वो एक्चुअली ट्रायल मोड में था एनटीपीसी का। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कॉमर्शियल लेवल पे 20 मेगावाट, काफ़ी ये भी अच्छी कैपेसिटी है अगर फ्लोटिंग सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो 22 मेगावाट का कायाकुलम फेज 1 केरला में ऑलरेडी ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। और सेम वहीं उसी लोकेशन पर 70 मेगावाट का 70 मेगावाट का कायाकुलम फेज 2 वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में। और औरैया में जो कि यूपी में उत्तर प्रदेश में 20 मेगावाट का ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में। तो टोटल जो एनटीपीसी के हैं ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। सेकेंड है सेकी के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एनटीपीसी के ओन प्रोजेक्ट्स हैं। ये खुद अपना एनटीपीसी खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ एफएसपी प्रोजेक्ट्स बाय सेकी। तो बेसिकली सेकी खुद प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर रहा है, ये बस एक डेवलप कर रहा है यहाँ पर 4 मेगावाट। और जो प्रोजेक्ट्स है 150 मेगावाट, बेसिकली ये इंटरमीडिएट एजेंसी है। सेकी ने टेंडर निकाला था और इसमें प्राइवेट डेवलपर्स 2 प्राइवेट डेवलपर्स हैं 150 मेगावाट में, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये। तो अगर सेकी के प्रोजेक्ट्स मतलब सेकी के टेंडरिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो इसलिए मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो 150 मेगावाट 150 मेगावाट रिहन डैम में जो कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये लग रहा है, और अंडमान निकोबार में ये 4 मेगावाट का जो है वहाँ पर भी ये लग रहा है। ये इसका ओनरशिप सेकी के पास में ही है। जो थर्ड है आपका 80 मेगावाट का, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई जो है ये मिडिल वैतरना डैम, इसका टेंडर हो चुका है और एक प्राइवेट डेवलपर्स को एलोकेट भी हो चुका है, क्योंकि 80 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स लग रहा है वहाँ पर। तो ये बेसिकली अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में कौन कौन से लग रहे हैं ये उसका डिटेल है, जो कि मैंने सर्वे करके और रिसर्च करके ये डेटा बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं कि टेंडरिंग स्टेज में कौन है, मतलब ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं है, ये अभी इसको एलोकेट होना है, ये प्रोजेक्ट्स को एलोकेट होना है। अभी टेंडर हो चुका है बट कंक्लूड नहीं हुआ है। तो ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। 140 मेगावाट जो कि एनटीपीसी ने टेंडर निकाला है, ये उज्जैनी डैम, ये महाराष्ट्र में उज्जैनी डैम है उसके लिए। तो वहाँ पर 140 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर के लिए एनटीपीसी ने टेंडर निकाला है उज्जैनी डैम के लिए। इसी तरीके से सेकंड है आपका 50 मेगावाट का, जहाँ की एनएचपीसी ने निकाला है केरला में, और 15 मेगावाट का सेकी ने निकाला है। ये भाखरा बांध है आपका, वहाँ पर भाखरा बांध के अंदर एक रिजर्वायर है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नांगल पॉन्ड, वहाँ पर 15 मेगावाट के लिए ये टेंडर अभी किया हुआ है। और ये चूँकि पुराना टेंडर है, इसमें कई बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है। फोर्थ है 25 मेगावाट एनएचडीसी, ये बेसिकली एनएचपीसी और गवर्नमेंट एमपी का जॉइंट वेंचर है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 25 मेगावाट का ऑलरेडी जो एनएचडीसी है ये ऑलरेडी सीपीएसयू स्कीम, एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक सीपीएसयू स्कीम है, उस सीपीएसयू स्कीम के अंतर्गत इसको ऑलरेडी एलोकेट किया हुआ है। उस स्कीम में क्या होता है कि उस पर एक मैंडेटरी होता है, सोलर पीवी और मॉड्यूल्स जो होते हैं
वो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मेड इन इंडिया होना चाहिए। और इसके लिए जो CPSUs हैं उनको VGF मिलता है सपोर्ट करने के लिए। जो इम्पोर्ट और मेड इन इंडिया जो है DCR कंटेंट, उसके बीच में जो गैप है उसको कंपनसेट करने के लिए VGF दिया जाता है। तो ऑलरेडी NHDC को 225 मेगावाट CPSU स्कीम में अवार्ड हुआ है। उसके लिए NHDC ने EPC के लिए टेंडर निकाला हुआ है 25 मेगावाट के लिए। तो ये भी अंडर टेंडरिंग स्टेज है। और ये जो प्रोजेक्ट्स आएगा आपका, ये MP के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ना ओमकारेश्वर रिजर्वायर है, वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आएगा। नेक्स्ट है 20 मेगावाट बाई तुमकारू तुमकारू स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये कर्नाटका में है। तुमकारू स्मार्ट सिटी लिमिटेड है, उसने 20 मेगावाट के लिए टेंडर निकाला हुआ है। और वो तुमकारू में बागूडन्नाहल्ली रिजर्वायर है, ये प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट है सेकी ने 15 मेगावाट का सिंगरौली कोयलरीज कंपनी लिमिटेड SSCL है, ये सब्सिडी है कोल इंडिया लिमिटेड की। ये उसके लिए टेंडर निकाला हुआ है और ये प्रोजेक्ट्स जो आएगा तेलंगाना में आएगा। ये जो बेसिकली जो मैंने डिटेल बताई हुई है ये अंडर टेंडरिंग स्टेज में, अभी अवार्ड हुआ नहीं है। तो ये अवार्ड होने के बाद जो भी अवार्ड होगा फिर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग स्टेज में कौन कौन से हैं। ये भी एक सर्वे और काफ़ी रिसर्च के बाद ये मैंने डेटा निकाला इसमें। तो बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ने क्लेम किया हुआ है कि ये फ्लोटिंग सोलर मैं यहाँ पर लेके आऊँगी। तो कौन कौन से हैं? 1700 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट्स बाई DVC इन पार्टनर्स विद NTPC। तो बेसिकली क्या है कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, अगर दामोदर वैली कॉरपोरेशन की हम लोग बात करते हैं तो DVC के पास बहुत सारे रिजर्वायर्स हैं। ये वेस्ट बंगाल और झारखंड में काफ़ी रिजर्वायर्स हैं DVC के पास में। तो DVC क्या कर रहा है कि NTPC के साथ MOU उसने साइन किया हुआ है, और पता नहीं अभी जॉइंट वेंचर बना है नहीं बना है, उसके साथ मिल करके जितने उसके पास रिजर्वायर हैं वहाँ पर सोलर PV प्रोजेक्ट, फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए सोच रहा है। वो जो कैपेसिटी है करीब 1700 मेगावाट के आसपास है। 1.7 गीगावाट प्रोजेक्ट आ सकता है। सेकेंड नंबर पर 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर डैम इन MP बाई रम्स। ये बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर पार्क की स्कीम है, जिसमें मिनिस्ट्री सोलर पार्क डेवलप करने के लिए फंड प्रोवाइड करती है। तो ऑलरेडी 600 मेगावाट का जो रम्स है, ये रम्स बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और सेकी, इसके बीच ये जॉइंट वेंचर है। रम्स कंपनी है जो कि मध्य प्रदेश में सोलर पावर पार्क डेवलप कर रही है। तो रम्स ने 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर डैम में फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए सैंक्शन करवाया हुआ है। तो ऑलरेडी सैंक्शन है ये। और ये अब प्रोजेक्ट्स इसमें कब आएगा ये आगे डिपेंड करता है, बट ये सोलर पार्क स्कीम ऑलरेडी सैंक्शन है। थर्ड है 150 मेगावाट बाई सेकी इन गेटसालूट डैम इन झारखंड। ये भी ऑलरेडी सोलर पार्क स्कीम के ऑलरेडी सैंक्शन है, और ये सैंक्शन जो है ये सेकी को किया हुआ है। सेकी इसको डेवलप कर रहा है। इसमें फ्लोटिंग सोलर भी इसमें जो सोलर पार्क के नाम पे जो 150 मेगावाट दिया हुआ है, तो अभी इसका बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, बट ये कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स ये आ सकता है। सेकी इसको डेवलप कर रहा है ये। नेक्स्ट है 100 मेगावाट बाई NHPC इन उड़ीसा। ये भी ऑलरेडी सोलर पार्क स्कीम में सैंक्शन किया हुआ है फ्लोटिंग सोलर के नाम पे। तो 100 मेगावाट NHPC है, तो अगर सैंक्शन किया हुआ है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है 500 मेगावाट बाई NHPC इन उड़ीसा। उड़ीसा जो है काफ़ी बिग वे में NHPC जो है जो काफ़ी बिग वे में उड़ीसा के साथ मिलकर, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके वहाँ पर फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है, जो करीब 500 मेगावाट के आसपास है। और सेम ऐसे ही वो तेलंगाना में भी डेवलप करना चाहती है NHPC। चूँकि NHPC क्या है कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो NHPC के पास ही हैं, और इसके पास काफ़ी डैम और रिजर्वायर हैं। तो NHPC अगर फिजिबिलिटी बनती है तो NHPC काफ़ी प्रोजेक्ट्स लगा सकती है। तो होप दोस्तों मेरा आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।